अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्राइवर सिगरेट सुलगाते हुए कहने लगा, सरदार जी पुलिस तो अब खबरदार हुई है। रास्ते में जगह जगह नाकाबंदी की हुई थी। अब क्या होता है, जो होना था वो तो हो गया। पर मैं तो कहता हूँ कि ये ज़रूर कश्मीर के कमांडो का काम है। इसका मतलब था कि जो जानी से आ गया, डेरोगढ़ तक भी रास्ते में पुलिस की चेक पोस्टें ज़रूर होंगी, मगर मेरा जाना ज़रूरी था। इस खतरे से तो मुझे हर हालत में गुजरना ही था। कोई 1 घंटे बाद लारी डेरोगढ़ की तरफ जा रही थी। वहां से किसी दूसरे शहर की तरफ जाना भी इतना ही खतरनाक था। ये सारा रास्ता रेतला था, कहीं कहीं कोई दरख्त नजर आ जाता था। गर्मी भी काफ़ी थी। लारी कोई 2 घंटे सफ़र के बाद डेरोगढ़ पहुंची। रास्ते में पुलिस की कोई चेक पोस्ट नहीं थी। डेरोगढ़ भी काफ़ी बड़ा कस्बा था और रेलवे स्टेशन भी था। यहाँ स्टेशन के बाहर अक्सर लोगों को रामगढ़ के धमाके के बारे में बातें करते पाया। लोग खौफजदा थे। इससे पहले फौजी असला की ट्रेन और द्वारका फौजी असले का किला धमाकों की नज़र हो चुका था। लोग इस किस्म के खदशे का इजहार कर रहे थे कि सूबा गुजरात से अब कश्मीरी कमांडोज ने राजस्थान का रुख कर लिया है। यहाँ भी अब किसी जगह धमाके हो सकते हैं। डेरोगढ़ से ट्रेन सीधी रेवाड़ी जाती थी, जहाँ से मुझे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी। मैं टिकट लेकर प्लेटफार्म के गेट के पास आया तो देखा कि वहाँ बावर्दी पुलिस के कुछ सिपाही खड़े थे। वो एक आदमी से अटैची केस को खुलवा कर चेक कर रहे थे। मैं टीटी को टिकट देकर अंदर जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। उनमें एक थानेदार भी था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया, जसवंत सिंह सोढ़ी। मैंने अपना नाम बदलने की इसलिए ज़रूरत महसूस न की थी कि मुझे मालूम था कि एटमी मरकज़ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे दफातर और दफातर का रिकॉर्ड खौफनाक धमाकों की आग में जलकर राख हो चुका होगा। मेरा नाम एटमी सेंटर की इंतज़ामिया के रजिस्टरों में ही दर्ज था। थानेदार राजस्थान का मालूम होता था। उसने मुझे घूर कर देखा और दूसरा सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो सरदार जी? मैंने इस किस्म के सवालों के जवाब पहले ही से जहन में तैयार कर रखे थे। मैंने कहा, झुंझानी से 2 मील दूर एक गुरुस्थान है, उसकी यात्रा को गया था। अब वापस दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर में ग्रंथी भाई के पास ठहरा हुआ हूँ। वहाँ से वापस अपने शहर अमृतसर चला जाऊँगा। मैंने एक ही बार इन तमाम सवालों के जवाब उसे दे दिए थे, जो मेरे ख्याल में वो मुझसे उसके बाद पूछने वाला था। थानेदार ने एक सवाल कर दिया, अमृतसर में क्या करते हो? कोतवाली के पास रामगढ़िया हाई स्कूल है, वहाँ हिसाब का टीचर हूँ। मेरे माता पिता भी कोतवाली के पास ही रहते हैं। ठीक है, जाओ। यहाँ से मुझे रात के वक्त दिल्ली की गाड़ी मिली। उस गाड़ी में कुछ मुसाफिर राजगढ़ के भी थे। उन्होंने बताया कि रामगढ़ का पूरा कस्बा और इर्द गिर्द का सारा इलाका धमाके के बाद उड़ गया है। सुना है वहाँ एटम बम बन रहा था। हम वहाँ से काफ़ी दूर राजगढ़ में थे। हमारे मकान की छत उड़ गई। आधा राजगढ़ तबाह हो गया है। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। एक मुसाफिर ने कहा, एटम बम चल गया होगा। हाँ जी, आधी रात के वक्त शोले आसमान की तरफ बुलंद होते देखे थे। इतनी गर्मी हो गई थी कि हमने तालाब में छलांगे लगा दी। इसमें कुछ न कुछ मुबालगा ज़रूर था। गर्मी से मुझे ख्याल आया कि हो सकता है एटमी मरकज़ में मामूली सी मिकदार में अफजूदा प्लूटोनियम मौजूद हो, जिसने फटकर गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया हो। ऐसी बात हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ था कि उस एटमी मरकज़ का एटमी प्लांट और रिसर्च लेबॉर्ट्री और सारा कच्चा यूरेनियम और प्लूटोनियम शोले बनकर उड़ गया था। इस वाक़ये से भारतीय हुकूमत जो एटमी मिज़ाइल और प्लूटोनियम वारहेड असला की इब्तदाई तैयारियां कर रही थी, वो 5 से 10 साल तक पीछे जा पड़ी थी और हम यही चाहते थे। रात के पिछले पैर ट्रेन ने मुझे रेवाड़ी पहुंचाया। यहाँ हर किसी की ज़बान पर एटमी धमाके का जिक्र था और लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास पाया जाता था। कुछ लोगों को मैंने ये कहते भी सुना कि भारत ने जो एटम बम बनाया हुआ था वो फट गया है और सारा राजस्थान तबाह हो गया है। रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर पुलिस की भारी तादाद मौजूद थी और मुसाफिरों के सामान की चेकिंग हो रही थी। मेरे पास कोई सामान नहीं था। दिल्ली वाली ट्रेन को 1 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। मैं प्लेटफार्म पर खड़े खाली डब्बे में जाकर लेट गया। जाहिर ये किया कि मुसाफिर हूँ
और डब्बा खाली देकर वहां सोने आ गया हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि डब्बे को धचका लगा। मैंने उठकर खिड़की में से बाहर देखा। डब्बे के साथ एक शंट करता इंजन आकर लग गया था और अब उसे खींचकर प्लेटफार्म से ले जाने वाला था। मैं जल्दी से उतरकर सामने प्लेटफार्म के लोहे के सतून के पास आकर खड़ा हो गया। करीब ही छोटा सा खोखा था जहाँ दिल्ली और जयपुर में छपने वाले हिंदी उर्दू अखबार पड़े थे। मैं उर्दू का अखबार उठाकर पढ़ने लगा। उस पर रामगढ़ के धमाके की खबर जली हरूफ से छपी हुई थी। मैंने अखबार खरीद लिया और एक तरफ बैठकर सारी खबर पढ़ लिया। उस खबर से साफ लगता था कि गवर्नमेंट ने असली नुकसान ज़ाहिर नहीं होने दिया। खबर में सिर्फ बताया गया था कि रामगढ़ के मदनियात के रिसर्च सेंटर में किसी कश्मीरी कमांडो ने बम रख दिया था जो फट गया, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और आग लग गई। 2 आदमी हलाक हो गए और 4 जख्मी हुए हैं। ये सरासर झूठी खबर थी। भारतीय हुकूमत ने असल खबर को छुपा लिया था। हुकूमत असली खबर शेयर करवा ही नहीं सकती थी, लेकिन लोगों की ज़बानी मुझे मालूम हो गई थी और ख़ुद मैंने सहरा में रात को एटमी सेंटर के शोले आसमान की तरफ बुलंद होते देखे थे। मैं दूसरे रोज़ दिल्ली पहुंच गया। यहाँ भी अखबारों में एटमी सेंटर की तबाही की खबरें छपी हुई थीं। मैं स्टेशन से सीधा बस्ती निज़ामुद्दीन पहुंचा। वहां दरगाह शरीफ के गेट के करीब पब्लिक टेलीफोन बॉक्स से गुल खान को फ़ोन किया। उसे बताया कि मैं आ गया हूँ। गुल खान ने कोड अल्फाज में कहा, तुम दस्तरखान बिछाओ, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। इसका मतलब था कि तुम पुराने घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। मैं मुगल शहजादे की खानका की दीवार के करीब से होता हुआ पुराने मकान पर आ गया। मुझे मकान में बैठे थोड़ी देर गुजरी होगी कि गुल खान अपने साथ प्रोफेसर जमशेद को लेकर आ गया। ये ना तो पाकिस्तान के जासूस थे और ना इन्हें किसी और मुल्क ने इंडिया में जासूसी करने पर मजबूर किया था। ये सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी और इस्तेहकाम और कश्मीर की आज़ादी की खातिर अपने तरीके से जिहाद कर रहे थे। ये दिल्ली में मेरे मास्टर सिपाही थे और इनकी निगरानी और हिदायत के तहत ही मेरे कमांडो मिशन तरतीब पाते थे। प्रोफेसर जमशेद हस्ब आदत जेब से रुमाल निकालकर ऐनक के शीशे साफ करते हुए कहने लगा, कमांडो मिशन की कामयाबी पर हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। गोल खान ने भी मुझे मुबारकबाद दिया और कहा, भारत सरकार ने हकीकत को छुपाने की नाकाम कोशिश की है, मगर सब लोगों को पता चल गया है कि राजस्थान में रामगढ़ के मकाम पर जो ज़ेर ज़मीन एटमी रिसर्च सेंटर कैंप था वो बिल्कुल तबाह हो गया है। मैंने कहा, असल तबाही कितनी हुई है, क्या वहाँ तबकारी भी फैली है? यह सवाल मैंने प्रोफेसर जमशेद से किया था, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में बीए कर चुका था। वो कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि वहाँ भी प्लूटोनियम और यूरेनियम कच्ची हालत में थी, उसकी प्रोसेसिंग ही हो रही थी। अगर प्लूटोनियम की मामूली सी मिकदार भी अफजूदा हो चुकी होती है तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, आसपास का 3 मील का इलाका जलकर भस्म हो गया होता और एटमी तबकारी का असर रेवाड़ी और जयपुर तक फैल सकता था। गुल खान ने कहा, लेकिन एटमी रिसर्च सेंटर का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। भारत सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जरहियत का प्रोग्राम है कम से कम 5 साल पीछे पड़ गया है। प्रोफेसर जमशेद आंखों पर चश्मा लगाते हुए बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 7 साल के लिए ये प्रोग्राम ज़रूर पीछे पड़ गया है, लेकिन भारत इस प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। उसके पास और कई ऐसे रिसर्च सेंटरों के प्रोग्राम हैं। अब उसकी सारी तवज्जो मेरी इतला के मुताबिक है हैदराबाद दक्कन के दिफाई तहकीकाती इदारे यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री DRDL पर मरकूज हो जाएगी। उस सेंटर ने पहले ही एटमी रिसर्च में बड़े कामयाब नतीजे दिखाए हैं। मेरी इतला के मुताबिक उस इदारे को भारत के हसास तरीन दफाई इदारे की हैसियत हासिल है। गुल खान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा अगला टारगेट हैदराबाद दक्कन का ये दूर मार मिसाइलों का दिफाई रिसर्च सेंटर होगा, मगर इससे पहले हमें एक और मरला दरपेश है। वो क्या है, मुझे बताएं, मैंने पूछा। गुल खान कहने लगा, जैसा कि तुम जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर अपनी निगरानी में एक खुफिया इदारा बनाया है जिसका मुख्तसर नाम रहा है। ये इदारा बैरूनी ममालिक के बारे में सरकार को खुफिया रिपोर्टें मुहैया करता है। अब उस इदारे ने पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने के लिए
तकरीबकारों को पाकिस्तान भेजने का प्रोग्राम वज़ा किया है। पहले ये भारतीय तकरीबकार इंडियन फौज के रिटायर्ड कमांडोज में से लिए जाते थे, लेकिन अब बाकायदा दहशतगर्द भर्ती करके उनको तरबियत देने के लिए दिल्ली से कुछ फासले पर एक खुफिया तरबीती कैंप कायम किया गया है। तो मैं उस तरबीती सेंटर में बतौर एक दहशतगर्द के भर्ती होकर वहाँ से सारी मालूमात हासिल करनी है कि ये भारतीय दहशतगर्द ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पाकिस्तान में कहाँ जाकर क्याम करते हैं और वहाँ इनके कौन कौन से भारतीय जासूस हैं, ताकि हुकूमत पाकिस्तान को इन तकरीबकारों की पूरी रिपोर्टें मुहैया करके इनका खात्मा किया जा सके। ये मिशन मुजाहिदाना था। मुझे इसलिए भी पसंद आया कि इसका बराह रास्त ताल्लुक मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम से था, जिसकी खातर मैं हर कुर्बानी दे सकता था। मैंने गुल खान से पूछा, तकरीबकारी के इस सेंटर में भर्ती होने की शराइत क्या हैं और मैं किस तरीके से उस सेंटर में दाखिला ले सकूँगा। गुल खान ने कहा, ये सारी बातें तुम्हें समझा दी जाएंगी। सबसे पहले तुम्हें राह के मातहत चलने वाले तकरीबकारी के इस ट्रेनिंग सेंटर की निशानदही कराई जाएगी। प्रोफेसर जमशेद बोला, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके सिखों वाला हुलिया बदल देना होगा। ये दाढ़ी मूछें और सर के बाल मुंडवा दो, क्योंकि राजगढ़ के जिन क्वार्टरों में तुम रहते थे उन क्वार्टरों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। एटमी सेंटर के धमाके ने बाज़ कोठियों और क्वार्टरों की छतें उड़ा दी थीं और कुछ मकान ज़मीन बोस भी हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि एटमी सेंटर का चीफ अर्जुन सिंह सोढ़ी, जिसने दुर्गावती की सिफारिश पर तुम्हें एटमी सेंटर में मुलाजिम रखा था, वो जिंदा है और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। वो तुम्हें इस हुलिये में पहचान लेगा। चूँकि धमाके के बाद तुम कॉलोनी से गायब हो गए हो, इसलिए तुम पर शक किया जा सकता है कि ये काम तुमने ही किया होगा। मैंने कहा, मैं कल शहर जाकर ये दाढ़ी और सर के बाल मुंडवा दूंगा। सर के आधे बाल और दाढ़ी में यहीं से कैंची से काट कर जाऊंगा, ताकि किसी को ये शक न पड़े कि मैं सिख होकर सर के बाल क्यों मुंडवा रहा हूँ। गोल खान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम हमारे जाने के बाद अभी कर डालो। तुम्हें शहर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी बस्ती के बाहर नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आज ही बालों का सफाया कराता हूँ। गोल खान और प्रोफेसर दूसरे दिन सुबह के वक्त आने का वादा करके चले गए। उनके जाने के बाद मैंने पगड़ी वगैरह उतार कर प्लास्टिक के लिफाफे में कृपान कड़े के साथ ही बंद कर दिया और कैंची से अपने सर के लंबे बाल आधे से ज़्यादा काट डाले। इसके बाद दाढ़ी मूछें भी जितनी तराश सकता था तराश डालियाँ। अब मेरा हुलिया सिखों वाला नहीं था। मैं अपने गर्दन तक आए हुए बालों और खचखची दाढ़ी के साथ कोई शायर या अखबार लगता था। मैंने चीज़ों को एक तरफ संभाल कर रखा और मकान के दरवाजे को ताला लगाकर बस्ती की तरफ चला। बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया के आसपास अभी तक इतनी आबादी नहीं हुई थी और नई कॉलोनियाँ भी इतनी नहीं बनी थीं। सन 60 ईस्वी तक यहाँ काफ़ी सुकून था। मैं बस्ती के शुमाल की जानिब निकल गया। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई न कोई देहाती हजाम मुझे मिल जाएगा, जो आमतौर पर किसी दरख्त के नीचे तख्त पोश या कुर्सी डालकर लोगों की हजामतें करते हैं। मुझे एक ऐसा हजाम नजर आ गया जो बूढ़ा आदमी था। पीपल के दरख्त तले शिकस्ता सी कुर्सी डालकर बैठा बीड़ी पी रहा था। दरख्त के साथ उसने छोटा सा आईना कील ठोंक कर लगा रखा था। मैंने कहा, बड़े मियाँ मेरी शेप बना दो और बाल भी छोटे कर दो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। जब मैं बूढ़े हजाम को उसकी उजरत देकर वापस अपने मकान की तरफ चला, तो मैं क्लीन शेव था। दाढ़ी मूछें गायब थीं। सर के बाल एयरफोर्स के कैडेटों की तरह बहुत छोटे छोटे हो गए थे। मेरा पूरा हुलिया बदल गया था। अब मैं अपने असल शिकल में वापस आ चुका था। दोपहर का खाना मैंने एक छोटे से रेस्तोरां में खाया और मकान में आकर लेट गया। मैं शाम तक मकान में ही रहा और अपने नए मिशन के बारे में गौर करता रहा। मुझे इसी तरह से काफ़ी तशवीश हो रही थी कि ईरान ने पाकिस्तान में अपने तकरीबकारों की ट्रेनिंग के लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है और ये लोग पाकिस्तान में तकरीबकारी की बाकायदा मुहिम शुरू करने वाले हैं। मैं चाहता था कि इससे पहले कि ये तकरीब कर तरबियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल हों, उन्हें एक एक करके जहन्नम पहुंचा दूँ। और मैंने ये ऐद कर लिया कि इन तकरीबकारों में से किसी एक को भी ज़िंदा न छोड़ूंगा। सबसे दुश्वार मरला उस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होने का था। जाहिर है वहाँ दाखिल होने वाले का पूरा पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता होगा। ये बात ख़ास तौर पर देखी जाती होगी कि ये उम्मीदवार इंडियन नेशनल हो और इसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ न हो।
बल्कि कट्टर किस्म का मुतासिब हिंदू है। गुल खान और प्रोफेसर जमशेद ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि वो यहाँ मेरे दाखिले का इंतज़ाम कर देंगे। मुझे पूरी तवक्को थी कि चूँकि इन लोगों का असर व रसूख हर तबके में है, इसलिए मुझे तकरीब कारी के सेंटर में दाखिला मिल जाएगा। दूसरे दिन गुल खान और प्रोफेसर जमशेद अपने वक्त पर मकान पर पहुंच गया। वो नाश्ता और चाय के थर्मास अपने साथ लाए थे। नाश्ते के बाद असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो गया। प्रोफेसर जमशेद जेब से रुमाल निकाल कर ऐनक के शीशे साफ करते हुए बोला, तकरीब कारी का यह ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से शुमाल की जानिब 15 मील के फासले पर एक पुराने किले में कैंप किया गया है। उसको खुफिया रखने की खातिर बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर राष्ट्रीय सेवक सिंह लिखा हुआ है। जाहिर यह किया गया है कि यहाँ हंगामी हालात में शहर में अमन बहाल रखने और पब्लिक की खिदमत के वास्ते रजाकारों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, लेकिन प्रोफेसर, इस तरबीती सेंटर में भर्ती होने की तो बड़ी कड़ी शराइत होंगी, मैं वहाँ कैसे भर्ती हो सकूँगा? इस पर गुल खान मुझसे मुखातिब होकर बोला, ये काम तुम हम पर छोड़ दो। हम जानते हैं कि तुम्हें उस सेंटर में कैसे भर्ती कराया जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक कहानी घड़नी होगी और इसे अच्छी तरह से याद करना होगा। कहानी ये होगी कि तुम ब्राह्मण हिंदू हो। तुम्हारे माता पिता फसादात के वक्त पाकिस्तान में मारे गए थे। तुम पाकिस्तान से अपने माता पिता का बदला लेना चाहते हो, जिसकी तुमने बचपन में ही कसम खाई थी। दिल्ली में एक कांग्रेसी मुसलमान है जो बदबख्त मुसलमान होकर भी पाकिस्तान के खिलाफ है और राष्ट्रीय सेवक सिंह का बड़ा चहीता है। हमने उस पर यह जाहिर किया हुआ है कि हम भी नेशनलिस्ट मुसलमान हैं और कांग्रेस को पसंद करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस किस्म के आदमी से दोस्ती किए बगैर हम पाकिस्तान के खिलाफ उनके नापाक कदम से बाखबर नहीं हो सकते। इसलिए हमने उस कट्टर कांग्रेसी मुसलमान को अपना हमदर्द बना लिया हुआ है। उस आदमी का नाम रहीम बख्श है। तुम्हें तकरीब कारी के तरबीती सेंटर में भर्ती करवाने के लिए हम उस कांग्रेसी की मदद लेंगे। पहले हम तुम्हें उससे मिलेंगे। तुम उसके आगे जो बातें करोगे वो हम तुम्हें बता देंगे। हमें ये भी खबर मिल चुकी है कि उस आदमी रहीम बख्श के कांग्रेसी तकरीब कारी ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर लक्ष्मी दयाल से गहरे ताल्लुकात हैं। हमें इस सिलसिले में मज़ीद कुछ मालूमात हासिल कर लेने दो। जैसे ही हमारी मालूमात मुकम्मल हो गई हम तुम्हें कांग्रेसी मुसलमान के पास ले चलेंगे। उस दिन से मेरे नए कमांडो मिशन पर काम शुरू हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। इस दौरान मैं गुल खान की हिदायत के मुताबिक मकान में ही बंद रहा। उसकी हिदायत के मुताबिक मैंने हिंदी में लिखी हुई गीता का मुताला भी शुरू कर दिया। हिंदी ज़बान में रवानी से पढ़ भी लेता था और लिख भी लेता था। गुजरात में मीनाकशी के यहाँ रहकर मैंने गुजराती ज़बान भी बोलनी सीख ली थी। हिंदू देवमाला और संस्कृत का तफसील से मुताला मैं कश्मीर के बुजुर्ग सूफी की मदद से कर चुका था। ये बातें मेरे कमांडो करियर के लिए बहुत ज़रूरी थीं क्योंकि मैं दुश्मन मुल्क में था और दुश्मन मुल्क में रहते हुए और वहाँ उनके पाकिस्तान दुश्मन अज़ैम को तबाह करने के लिए दुश्मन की ज़बान और उसके कल्चर का जानना बहुत ज़रूरी था। गोल खान ने मुझे गीता की एक छोटी सी किताब भिजवा दी थी। मैं रात के वक्त मोमबत्ती की रोशनी में उसे कहीं कहीं से पढ़ लिया करता था। इस मकान में बत्ती नहीं थी और रात के वक्त मैं मोमबत्ती इस तरह रोशन रख सकता था कि उसकी रोशनी खिड़कियों पर न पड़े। इस दौरान गुल खान और प्रोफेसर जमशेद कांग्रेसी मुसलमान के साथ अपने मिशन में मसरूफ़ रहे। एक हफ्ते के बाद गुल खान अकेला शाम के वक्त मेरे पास आया और उसने बताया कि पुराने किले वाले ट्रेनिंग सेंटर में मेरे दाखिले के लिए राह हमवार कर दी गई है। कल दोपहर के बाद तुम मेरे साथ कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श के यहाँ चलोगे। तुम्हारे बारे में मैंने उन्हें बताया है कि तुम्हारा नाम मुरली प्रसाद है। तुम्हारे माता पिता लाहौर में फसादात में मारे गए थे। तुम आज़ादी मिलने के बाद अब तक भारत के मुख्तलिफ शहरों में दर बदर फिरते रहे हो। दिल्ली में तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो गई। तुमने मेरे आगे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और आगे मैं बात कर लूँगा। कुछ देर तक मुझसे बातें करते रहने के बाद गोल खान अगले रोज़ दोपहर के बाद आने का कहकर चला गया। दूसरे रोज़ वो ठीक वक्त पर मेरे पास पहुंच गया। वो मेरे लिए तंग मोहरी का हिंदू वाला पजामा और खद्दर का कुर्ता, नेहरू कट जैकेट और खद्दर की कांग्रेसी टाइप की सदरी भी लाया था। ये कपड़े पुराने हो रहे थे, नए नहीं थे।
میں نے उसी वक्त उन्हें पहन लिया। इस मिशन की राह में जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश था, मैंने उसके बारे में गुल खान से कहा, वहाँ मेरी मेडिकल चेकअप तो ज़रूर होगी। इस सूरत में मैं अपने मुसलमान होने को ना छुपा सकूँगा। बेहतर होता कि मुझे किसी कांग्रेसी मुसलमान की हैसियत से मुतारफ़ कराया जाता। गुल खान ने कहा, पहली बात तो यह है कि ये लोग किसी मुसलमान को, हाँ वो कितना ही कट्टर कांग्रेसी क्यों न हो, भर्ती नहीं करते। ये उनका अपना असूल है कि तकरीब कर हिंदू ही लिया जाएगा। वो सिख पर भी भरोसा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि यह हकीकत मेरे पेश नज़र थी। जिस शख्स की सिफारिश पर तुम्हें तकरीब कारी के तरबीती सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है, उसका इस कदर असर व रसूख है कि तुम्हारे मेडिकल चेकअप का मरला ही नहीं आएगा। इस बारे में मैंने पूरा इत्मीनान कर लिया है। फिर मैं तैयार हूँ, मैंने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ ही देर बाद मैं और गुल खान मोटर रक्षा में बैठे थे और रक्षा दिल्ली के बाज़ारों में दौड़ता चला जा रहा था। कांग्रेसी मुसलमान रहीम बख्श का मकान हिंदू के महल्ले में एक मंदिर के पहलू में था। उसके मकान के बाहर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। उस महल्ले में दाखिल होते वक्त गुल खान ने भी जेब से गांधी कैब निकाल कर पहन ली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दिया। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। गुल खान ने अपना नाम बताया और कहा, रहीम साहब से कहो कि हम मिलने आए हैं।